गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज आपकी जो विज्ञान की क्लासेस है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर शामिल किया है इस क्लास में। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आपको पता होगा यहाँ पर आपके जो विज्ञान विषय की क्लासेस हैं वो आपकी लगातार चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट पेपर की जो क्लास है वो रात 8 बजे से, सेकंड पेपर की जो क्लास है वो रात 9 बजे से। इसके अलावा आपका जो विज्ञान विषय का पेपर है, ठीक है, इसकी जो क्लास है वो शाम 7 बजे से। इसके अलावा जो आपकी सोशल स्टडीज़ की क्लास है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन, इसकी जो क्लास है वो शाम 6 बजे से लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चल सके और आप सारे सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं उन्हें अटेंड करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आपको उसी तरह से देखने के लिए मिल रहे हैं जिसकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी इन क्लासेस में शामिल कर लिया है, तो जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि परीक्षाओं में किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं। और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं परीक्षाओं में, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं वही क्वेश्चन आगे की परीक्षाओं में भी अगले वर्ष भी आ जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें। बाकी ये जो पीडीएफ फाइल आप देख रहे हैं, जैसे आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको मिल जाएगी। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और वहीं पर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि सारी अपडेट डीएलएड से संबंधित पल पल की जो अपडेट है, एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर सवाल में, प्रश्न संख्या 21, परिवहन, ठीक है, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। परिवहन आप जानते ही होंगे, आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो परिवहन होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ साधन बनाए जाते हैं, जिसकी कोई गाड़ी हो गई आपकी, ठीक है, गाड़ी हो गई, रेलगाड़ी, ठीक है, या फिर वायुयान हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग साधन होते हैं, ट्रेन, रेलगाड़ी, या फिर कार हो गई, या फिर बस हो गई, या फिर आपकी मोटरसाइकिल हो गई। ये सारे क्या है, परिवहन के साधन है, ठीक है। तो ये परिवहन के साधन है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं, यानी कि मेन चीज क्या होती है जिसके थ्रू आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, वो चीजें आपको पता ही है, वो साधन है। लेकिन वो साधन आखिर किस पर निर्भर करते हैं, ठीक है, ऐसी क्या चीज, अगर वो चीज नहीं हो तो वो चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो परिवहन के साधन है ये पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। परंतु आजकल तो आपको पता ही है सीएनजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ चुकी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ चुकी हैं। फिलहाल जो यहाँ पर ज्यादातर मेन फोकस रहता है वो पेट्रोलियम उत्पादों पर ही रहता है, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम उत्पादों से ज्यादातर जो साधन है वो आपके चलते हैं, जैसे कि आपका ट्रक हो गया, या फिर बस हो गई, या फिर मोटरसाइकिल वगैरह हो गई, ठीक है। तो ज्यादातर क्या है, जो साधन है वो पेट्रोलियम उत्पादों पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इस सवाल के आगे हम आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं आपने यहाँ पर समझ लिया होगा जो आपके साधन होते हैं परिवहन के, ये ज्यादातर किस पर निर्भर होते हैं। ये पेट्रोलियम से जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, ठीक है, या फिर सीएनजी वगैरह हो गया, ये सारे पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कहीं से भी लिख देंगे, कुछ भी लिख सकेंगे। आपके घर में ही हर जगह जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज किया जाता है, जिसके आप फैन चलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मशीनें चलाने के लिए यूज करते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि के चलाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी बताने वाली चीज है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बायोगैस से क्या हासिल। बायोगैस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखें। और गोबर गैस प्लांट के माध्यम से जो उत्पन्न गैस होती हैं वो आपकी बायोगैस कहलाती हैं, ठीक है। गोबर गैस प्लांट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं, ठीक है, और उसमें जो गैसें बनती हैं वो आपकी बायोगैस कहलाती हैं। जो कूड़ा कचरा होता है वो भी उसमें डाला जाता है, जो गोबर गैस बनाई जाती है। तो इस तरह से गोबर गैस प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं, उसमें जो गैस उत्पन्न होती है वो आपकी बायोगैस कहलाती है, ठीक। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 24 नंबर, ऊर्जा के सीमित स्रोत यानी कि अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं, ठीक है, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर साफ साफ बताया कि वो अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं, ठीक है, और ये लगातार घटते ही जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी ये नवीकरणीय स्रोत में आती है। और इसके आगे हम यहाँ पर बात करेंगे
और अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर में, आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। जो आसवन विधि होती है उसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आसवन विधि का जो उपयोग है वो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, जो पेट्रोलियम होता है उसमें कई सारे अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं वो मिले हुए रहते हैं। जब भी पेट्रोलियम का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम को जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो उसमें बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो मिले हुए रहते हैं। तो आसवन विधि के द्वारा क्या किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों से क्या होता है, मिट्टी का तेल अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, जब भी पेट्रोल को निकाला जाता है तो वो वहां पर पेट्रोल जो होता है वो नहीं होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं, जिसके उसमें मिट्टी का तेल भी होता है मिला हुआ, पेट्रोल भी होता है और डीजल भी होता है। तो इन सारी चीजों को अलग अलग करने के लिए क्या किया जाता है, आसवन विधि का जो यूज है वो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जीवाश्म जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो कोयला तथा पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बस आपको इतना रखना है, आपका जो कोयला होता है और जो पेट्रोलियम होती है इसे आप जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ऊर्जा के असीमित स्रोत यानी कि नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत ऐसे स्रोत जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो वायु हो गया, जल हो गई, बायोगैस हो गई, सूर्य इसके अलावा सूर्य हो गया, ये सूर्य से आपकी सोलर एनर्जी प्राप्त होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। ठीक है, असीमित, इनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे स्रोत हैं, ये नवीकरणीय स्रोत हैं और पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, रुधिर यानी कि जो ब्लड होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है। जो रुधिर को ऊर्जा होती है, ठीक है, रुधिर को ऊर्जा एनर्जी, जो आपका ब्लड हो रहा है उसको एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये आपको बताना है। तो अगले सवाल में आप देख सकते होंगे, रुधिर को जो ऊर्जा है वो भोजन से मिलती है। हम जो भोजन करते हैं इसी से यहाँ पर जो ब्लड होता है उसको भी ऊर्जा मिलती है और हमारी जो बॉडी होती है इससे भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लड को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हम जो भोजन करते हैं इससे ऊर्जा मिलती है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन कौन से साधन आवश्यक हैं। यदि एक व्यक्ति है और उसे जीवित रहना है तो उसके लिए कौन कौन से साधन आवश्यक है, यानी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने जीवन को जीने के लिए, जिनके बिना आपकी जो जिंदगी है वो दुश्वार हो सकती है और यहाँ पर समाप्त भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या है, जीवन के अस्तित्व हेतु भोजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट खाने के आपको पता है, बिना भोजन के आप जीवित नहीं रह पाएंगे। कपड़ा भी इंपॉर्टेंट चीज है और मकान हो गया, यातायात होगी, शिक्षा हो गया, मनोरंजन, ये सारे साधन अति आवश्यक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका भोजन। ठीक है, भोजन हो गया, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन आदि, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के इंपॉर्टेंट साधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है और आप यहाँ पर देखेंगे। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। वैकल्पिक ऊर्जा जैसे होगी आपकी सौर ऊर्जा होगी, गतिमान वायु होगी, जल वो हो गया, समुद्री ज्वार भाटा, इसके अलावा जैव मात्रा बायोमास, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। कैसे स्रोत हैं, वैकल्पिक। ठीक है, ऑप्शनल स्रोत हैं वो ऊर्जा के। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा से आप आसानी से सारी चीजें चला सकते हैं, आपका फैन हो गया या फिर अदर कोई डिवाइस होगी। ठीक है, वो सारी चीजें आप आसानी से चला सकते हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से। इसी तरह से अगला सवाल है आपका, सोलर कुकर से आपका क्या तात्पर्य है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में, सौर ऊर्जा होती है जो कि सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करके इसको सोलर कुकर के द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। सोलर कुकर क्या करता है, आपका जो भोजन है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊष्मा से आपका भोजन पका देता है, जो आपका सोलर कुकर होता है। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, उम्मीद करते हैं आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सौर सेल, जो सोलर सेल होता है वो क्या होता है, आखिर किसे सोलर सेल कहते हैं, हम किसे सोलर सेल कहेंगे। ऐसे कोई भी चीज आपके सामने रख दी लाकर ऐसे करके, ठीक है, वो तो सोलर सेल हो नहीं जाएगी। तो आपको बताना है कि सोलर सेल आखिर होता क्या। तो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की उक्ति या डिवाइस को सौर सेल कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी युक्ति, ठीक है, जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है प्रकाश की किरणों के द्वारा, ठीक है, जब इस सोलर सेल पर आकर पड़ती है तो ये सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में ये चेंज कर सकता है, यानी कि चेंज कर देता है। ठीक है, तो जो सोलर एनर्जी होती है इसे आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं
और इस कन्वर्ट करने वाली युक्ति को ही क्या कहा जाता है, डिवाइस को ही क्या कहा जाता है, ये आपका सोलर सेल। ठीक, कैसे कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं इसे। और अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी ऊर्जा हमें अगर प्राप्त करना है तो बहुत सारे सोलर सेल को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, जिससे एक सोलर पैनल बन जाता है। वो पैनल आपने जगह जगह पर लगे हुए देखे होंगे, लोग अपने मकानों की छतों पर लगा देते हैं, जहां से जो ऊर्जा है उन्हें प्राप्त होती है। यानी कि ऊर्जा यहाँ पर नहीं, आपकी जो सोलर सेल के द्वारा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां से मिल जाती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है वहां से। ठीक है, तो उससे बहुत सारे जो उपकरण हैं जो चला सकते हैं आप, जैसे कि फैन हो गया या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, कुछ भी हो गया, एसी वगैरह सारी चीजें उससे चल जाती हैं। ठीक है, जो जो आप इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं वो आज सारी चीजें आप आसानी से उससे चला सकते हैं। ठीक है, तो अगले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण। जो आपका हैंडपंप है, हैंडपंप बोले तो नल, जो हैंडपंप होता है आपका, ठीक है, हाथ से चलाने वाला नल, वही होता है आपका हैंडपंप। ठीक है, तो ये जो हैंडपंप है ये किस उत्तोलक का उदाहरण है, तो ये आपका प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है, प्रथम कैटेगरी। ठीक है, प्रथम कैटेगरी का उत्तोलक है, तो ये आपको हैंडपंप याद रखना है। हैंडपंप आपका प्रथम उत्तोलक है, ये आपको याद रखना। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण बताओ भैया। जो प्रथम कैटेगरी के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय कैटेगरी के उत्तोलक होते हैं, तृतीय कैटेगरी के जो उत्तोलक होते हैं, इनका उदाहरण मांग रहा है। तो इसका उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे आपको याद रखना है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। जो प्रथम कैटेगरी का उत्तोलक होता है वो आपका हैंडपंप होता है, जिसके अभी आपको बताया प्रथम उत्तोलक कौन सा होता है, हैंडपंप होता है। द्वितीय उत्तोलक कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, पहिए वाली ट्राली आपकी आ जाती है। ठीक है, द्वितीय कैटेगरी के उत्तोलक में। ठीक है, इसके अलावा जो चिमटी या चिमटा होता है ये तृतीय कैटेगरी के उत्तोलक में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक एक याद रख लेना है, और ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाती हैं कि प्रथम कैटेगरी का उत्तोलक कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, झुके हुए तल की सहायता से, जो झुका हुआ कोई तल है उसकी सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं। झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। जिसकी यहाँ पर एक ये ट्रक है, ये मान लीजिए ट्रक है। अब यहाँ पर कोई झुका हुआ कोई भी चीज पटला आपने लगा दिया, ठीक है, कोई लकड़ी का, ठीक है, तल, इसकी सहायता से क्या होता है, कोई भी जो भारी सामान है इसे आप इस तरह से धकेल कर इस पर आसानी से चढ़ा सकते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई सामान है, ठीक है, आसानी से इस पर चढ़ा सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई कि झुके हुए तल की सहायता से आप भारी भार को ट्रक या गाड़ी में किसी भी चीज में आसानी से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आखिर सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलिए। ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है सेल के बारे में। ठीक है, सेल, कोशिका किसे कहते हैं भैया, कोशिका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आगे आपको बताना है कोशिका किसे कहते हैं। मानव शरीर की जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, तो ये छोटी छोटी क्या है, यूनिट्स से मिलकर बना है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, और इनकी संख्या असंख्य है, यानी कि अगिनत है। तो जो मानव शरीर है वो जिन असंख्य छोटी छोटी यूनिट यानी कि इकाइयों से मिलकर बना है, उन इकाइयों को ही कोशिका कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और जो सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें, आपसे कहीं पर भी पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, तो आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या है, माइकोप्लाज्मा, ये आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, यह भी आपको याद रख लेना अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगला सवाल है आपका, केंद्रक क्या है। ठीक है, केंद्रक जो कि कोशिका के अंदर होता है, केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में यहाँ पर पूछा है। केंद्रक जो है वो कोशिका के एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और ये कोशिका के बीच में स्थित होता है। ठीक, कहाँ पर होता है, कोशिका के बीच में स्थित होता है। ठीक है, कोशिका किसी भी टाइप से हो सकती है, कोशिका के बीच में स्थित होता है। और कोशिका रस का ही सघन एक पिंड है, जो कोशिका का द्रव होता है, कोशिका रस, इसका ही एक अंग है। ये अधिक गहरे रंग का होता है। जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, अधिक गहरे रंग का होता है। अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है, और केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। केंद्रक क्या है, केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है। अगले सवाल में क्या पूछा गया, प्रश्न संख्या 38, केंद्रक जीव द्रव्य क्या है। केंद्रक जीव द्रव्य क्या है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है एक, ठीक है, केंद्रक का जो जीव द्रव्य होता है वो आखिर क्या है। तो केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जीव द्रव्य की जो खोज है वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक की थी, ये भी आपको
याद रखना है, ठीक है। तो केंद्रक जीव द्रव्य क्या है आपने यहाँ पर देख लिया है और इसे आपको याद रखना है। केंद्रक के अंदर, ठीक है, जो केंद्रक होता है कोशिका का, उसके अंदर गाढ़े तरल और चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं, केंद्रक का, ठीक है, केंद्रक का जीव द्रव्य उसे बोलते हैं। पढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, उसके बाद एक सवाल और बचा हुआ है, उसके बाद हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमसे जुड़ सकें, और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो आपको लगातार मिल सकें। और जो अदर सब्जेक्ट की क्लासेस हैं उनकी भी जो प्ले लिस्ट है वो यूट्यूब चैनल पर आपकी बना दी है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं वो आप शुरू से अटेंड कर लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही हमने यहाँ पर सॉल्व कराया है, उसके बाद आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगला सवाल है, कोशिका के प्रमुख अंग कौन कौन से, अंग की कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं आपको बताना है। तो कोशिका के प्रमुख 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका द्रव्य होता है, उसके बाद होता है आपका केंद्रक, ठीक है। क्या होता है? केंद्रक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 मुख्य अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, ठीक है, एक होता है आपका केंद्रक, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक, टिश्यू, इंग्लिश बोलते हैं इसे टिश्यू, क्या बोलते हैं? टिश्यू। ऊतक आपसे पूछा जा रहा है। तो ऊतक भैया होते हैं आपके इतने प्रकार के, 5। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के आपके जो टिश्यू हैं वो पाए जाते हैं। तो ऊतकों के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका उपकला ऊतक, ठीक है, दूसरा आपका संयोजी ऊतक, तीसरा आपका संवहन ऊतक, चौथा आपका पेशी ऊतक, और अगला जो ऊतक है वो है आपका, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तंत्र का ऊतक, ठीक है। कौन सा? तंत्र का ऊतक। तो ये 5 प्रकार के ऊतक हैं, आप इन्हें याद रखें। पहला आपका कौन सा? उपकला ऊतक, ठीक है, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा संवहन ऊतक, चौथा है पेशी ऊतक, पांचवा आपका उपकला ऊतक, ठीक है। तो ये सारे ऊतक हैं, इन्हें आपको याद रखना है अच्छे से। और दोस्तों आज की इस क्लास को अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।